हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है सुमित और आपके सामने एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुका हूं अपने समय के अनुसार साइंस की महत्वपूर्ण क्लास के साथ। और ये एनसीईआरटी स्पेशल सीरीज वाली क्लास है जिसमें आपको साइंस की दुनिया में ले जाया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी कोर्स के माध्यम से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हो, साइंस की अवधारणाएं क्लियर हो और आप अच्छी तरीके से एग्जाम में परफॉर्मेंस कर पाए। ये सेशन उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत उपयोगी है, कोई भी हो जो साइंस पढ़ना चाहता है। अगर आप सीटेट पेपर 2 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैथ साइंस आपका सब्जेक्ट है, साइंस तो पढ़ना होगा ना, तो फिर ये सेशन देखिए ना, ये आप ही के लिए है। अगर आप बीपीएससी टीआरई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अब तो 4.2 एग्जाम आने वाला है, तो भी आपको साइंस में अच्छा प्रदर्शन करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए ये सेशन भी देखना ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है, तो देखिए ना फिर। इसके अलावा अगर आप यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सुपर टेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, या एमपी टेट वर्ग 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप किसी अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, डी ट्रिपल एस बी वाले जो नेचुरल साइंस वाले हैं वो भी इस सेशन को देख सकते हैं साइंस के कॉन्सेप्ट को बेहतर करने के लिए। और तो और, अगर आप सिविल सेवा एग्जाम से जुड़े हुए हैं, आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी करें, कोई भी एग्जाम्स हो, साइंस पढ़ना है ना, तो कॉन्सेप्चुअल क्लास है तो फिर पढ़ो ना, किसी भी एग्जाम में ये काम आ जाएगा, है ना। और अभी आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, स्क्रीन पे आपको चैप्टर का नाम तो दिख गया होगा, ये है एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 का पहला पार्ट, जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम। और इसको आप केमिस्ट्री के साथ लिंक कर दो, हालांकि एनसीईआरटी क्लास 8 की साइंस बुक का ये चैप्टर है, तो फिलहाल हम लोग इसी के ऊपर बातचीत करने वाले हैं, और ये इसका पहला हिस्सा है। और देखते हैं, छोटा चैप्टर होता है तो 2 क्लास में खत्म, बड़ा चैप्टर होता है तो 3 क्लास में खत्म, और बहुत छोटा होगा तो एक में भी हो सकता है। तो अभी एक क्लास में खत्म होगा या नहीं होगा ये तो बाद में हमें पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इसको हमें पढ़ना है, कोयला पेट्रोलियम के कॉन्सेप्ट को जानना है, और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़े फिर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जानकारी तो साझा कर दूं। जानकारी क्या, पता तो है ही आप लोगों को, ये जो चैनल है ना साइंस बाय सुमित सर, जिसपे आप ये क्लास देख रहे हो, इसको सब्सक्राइब करना है उन लोगों को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो इस फैमिली के मेंबर हैं, उनको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। और जिन्होंने नहीं किया है वो भी मेंबर है, लेकिन ऑफिशियली बन जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, कुछ नहीं लगता इसमें, ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल भी यही है, साइंस बाय सुमित सर, इसमें भी जुड़ सकते हैं, क्लासेस वगैरह का लिंक मैं यहीं पे शेयर करता हूँ। तो चलो अब काम पे लग जाते हैं, ठीक है ना। कोयला पेट्रोलियम देखा जाए तो हमारे लिए साधन ही है, संसाधन ही है, रिसोर्सेज ही है। कैसा रिसोर्सेज है ये, जैसे जैसे हम डिस्कशन में आगे बढ़ेंगे हमें आइडिया मिल जाएगा। लेकिन रिसोर्सेज वो चीज है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। और यही बात यहाँ पे लिखी है कि हम अपनी जो जरूरत है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसके लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ पदार्थ प्रकृति में पाए जाते हैं, और कुछ का निर्माण हम मानवीय प्रयासों से करते हैं, खुद बना लेते हैं, प्रोसेस कर लेते हैं, ठीक है जी। तो प्रकृति में या नेचर में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। तो इस नेचर में जो संसाधन उपलब्ध है, नेचुरल रिसोर्स जिसको हम लोग कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स। अब जैसे नेचुरल रिसोर्स की अगर हम बात करें, हमारे लिए पानी एक रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है। हमारे लिए हवा एक नेचुरल रिसोर्स है, सूर्य प्रकाश एक नेचुरल रिसोर्स है। उसी तरीके से हमारे लिए कोयला, पेट्रोलियम या डीजल, पेट्रोल, ये सब भी तो नेचुरल रिसोर्स है। हाँ, नेचुरल रिसोर्स ये सारे के सारे हैं, क्योंकि नेचर ने इसको हमें दिया है। और रिसोर्स और भी हो सकते हैं, जैसे किसी चीज आपने कुछ बना लिया, प्लास्टिक बना लिया, सिंथेटिक फाइबर बना लिया, तो आवश्यकताओं की पूर्ति तो प्लास्टिक से भी होती है, लेकिन वो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज है, उसको हमने प्रोसेस किया है ना। रिसोर्सेज तो इंसान खुद भी है, हम लोग भी रिसोर्स है, एक तरीके से ह्यूमन रिसोर्स है ना। हम हमारा जब जन्म होता है तो हमारे आसपास के जो लोग होते हैं वो हमें इन्वेस्ट करते हैं, हमें एक रिसोर्स के रूप में तैयार करते हैं। हमारी शिक्षा दीक्षा होती है, ट्रेनिंग होती है, तो हम एक बेहतर रिसोर्स बन जाते हैं, ठीक है ना, इंसानी रिसोर्स जिसको हम कहते हैं। खैर, अभी फिलहाल हम नेचुरल सिस्टम के द्वारा दिए गए रिसोर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हवा, पानी से लेकर के लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल सब आ सकते हैं। उसी आधार पर देखा जाए तो यहाँ पे दो शब्दों का जिक्र किया गया, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। देखो, एक शब्द है प्राकृतिक संसाधन में अक्षय, अक्षय को इंग्लिश में कहते हैं इन एग्जॉस्टिबल, और दूसरा है
समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, जिसको हम एग्जॉस्टेबल कहते हैं। नाम इटसेल्फ अपने आप में बताता है कि इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। इन एग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल का क्या मतलब होता है? अक्षय, जो असीम हो। इन एग्जॉस्टेबल हो, कितना भी खर्च करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम नहीं होगा, टेंशन मत लो, करते जाओ, जरूरत है तो, ऐसी नहीं। और एग्जॉस्टेबल मतलब एक समय के बाद ये खत्म हो जाएगा, ये सीमित मात्रा में, लिमिटेड है। एग्जॉस्टेबल का मतलब समाप्त होने वाला। तो ऐसे में कई बार आपसे छोटे छोटे सवाल पूछ देते हैं कि कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है और कौन सा समाप्त होने वाले संसाधन है। हालांकि कॉमन सेंस के आधार पर भी इसका आप जवाब दे सकते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं सूर्य का प्रकाश हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स है, आप कहेंगे हाँ है। हवा एक नेचुरल रिसोर्स है, हाँ है। क्या ये कभी समाप्त होगा? हमारे यूज करने से सूर्य प्रकाश की गुणवत्ता में कोई कमी आएगी या उसकी मात्रा में कोई कमी आएगी? इसका जवाब है नहीं। ये वो संसाधन है जो असीमित मात्रा में प्रकृति में मौजूद है, जितना खर्च करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। और मानवीय क्रियाकलापों से ये बिल्कुल समाप्त होने वाले नहीं है। आप जितना सूर्य प्रकाश यूज करोगे, आप ये मत सोचो कि वो खर्च हो रहा है, टेंशन मत लो। तो ये अक्षय है। हवा हमारे यूज करने के कारण कम नहीं हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसे रिसोर्सेज भी है जिसको जब हम यूज करते हैं तो बुद्धिमानी से ज्यादा यूज करते समय हमें बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि वो कभी ना कभी समाप्त होंगे, वो अनलिमिटेड नहीं है। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा क्या है? सीमित है, लिमिटेड है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। आज समाप्त हो, 50 साल बाद समाप्त हो, 200 साल बाद समाप्त हो, लेकिन समाप्त हो सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट की बात करें, वन की बात करें, वन्य जीव की बात करें, देखो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सब सब संसाधन है, ईंधन के रूप में हम यूज करते हैं। क्या कोयला हमेशा के लिए रहेगा? नहीं, 150 साल 200 साल बाद खत्म हो जाएगा। अभी जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उसके आधार पर बोल रहा हूँ। और तेजी से खर्च करे तो पता नहीं 50 साल में ही खत्म हो जाए। वन्य जीव, खनिज, ठीक है ना। अब अगर ये लिमिटेड अमाउंट में है, इसको अगर हम खर्च कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि ये कभी ना कभी खत्म हो सकते हैं सीमित मात्रा में। तो इन एग्जॉस्टेबल का यही मतलब है, एग्जॉस्टेबल का यही मतलब है। और खास करके ये जो आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ ना, वन, ये देख लो क्या लिखा हुआ है, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्स के उदाहरण है। और ये पूछा जा सकता है, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल लाइन। तो ये 5-6 आपके बुक का मैं जिक्र कर रहा हूँ, आपके बुक में इसका जिक्र है, तो इसको अभी यहीं पे याद कर लो। और सनलाइट एयर अगर आप नहीं भी याद रखोगे तो शायद आप बता सकते हो कि इसको कितना भी खर्च करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसकी मात्रा पे तो कम से कम फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये जो हमारा टॉपिक है जिसपे अभी हम फिलहाल चर्चा कर रहे हैं, ये टॉपिक क्या है? कोल पेट्रोलियम है ना। दैट मीन्स ये नेचुरल रिसोर्स ही है, लेकिन कोल पेट्रोलियम के तौर पर इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम इस टॉपिक को क्या बोलेंगे? इसमें हमें दो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज को पढ़ना है। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कोयले और पेट्रोलियम के बारे में बात करनी है, क्योंकि चैप्टर में इसी का जिक्र किया गया है। ठीक है जी। तो इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और थोड़ा बहुत प्राकृतिक गैस जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, तो ऐसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। दिस इज द लाइन। मतलब आप कोयले की बात करो या पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का मतलब डीजल, पेट्रोल, केरोसिन सब आ गया, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। पेट्रोलियम की बात करो या फिर नेचुरल गैस की बात करो, प्राकृतिक गैस जिसको हम कहते हैं, ये सब ईंधन के रूप में हम लोग यूज करते हैं। इसमें से कुछ अच्छे हैं, कुछ इतने अच्छे नहीं है, लेकिन फ्यूल है। और इन ईंधन को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। हिंदी में इस फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म। अब जीवाश्म का क्या मतलब है? जीवाश्म, जीवों के अवशेष से बनने वाला ईंधन, इसी को जीवाश्म कहते हैं। अब कोयला वनस्पतियों से बनता है, कार्बोनाइजेशन प्रोसेस से बनता है। तो वनस्पति क्या है? जीव ही है ना। कभी ना कभी तो वनस्पति जीव था, उसी से कोयला बना। ये पेट्रोलियम एनिमल प्रोडक्ट से बनता है, नेचुरल गैस भी उसी तरीके से बनता है। तो प्लांट, एनिमल या किसी भी अवशेष, जीवों के अवशेष से बनने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। इसमें सबसे पहले कोयले की बात कर लेते हैं। कोयला कार्बन का एक रूप है, एक कार्बन है एक तरीके से, है ना। आपने कोयला देखा है? हाँ देखा है, सुना है। यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। जहां से कोई प्रश्न नहीं बनेगा, ये सबको पता है। खाना, जहां प्रश्न बनेगा वहां मैं पूरा फोकस कर दूंगा कि ये लाइन ध्यान से समझना, क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक है।
एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ जी, तो खाना पकाने हेतु आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। अब तो बहुत अभी भी यूज होता है, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे पहले 50 साल पहले यूज होता था, क्योंकि उतना विकल्प उपलब्ध नहीं था ईंधन का उस टाइम में। लेकिन खाना कोयले से आज भी पकते हैं अलग अलग जगहों पे। पहले इसका उपयोग रेल चलाने के लिए, रेल इंजन को चलाने के लिए भाप बनाने में किया जाता था बहुत पहले। अब तो बिजली से चलने वाला सिस्टम है, अब तो बुलेट ट्रेन का जमाना है, लेकिन पहले शुरुआती दौर में कोयले से ही चलाए जाते थे। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए आज भी अच्छी मात्रा में किया जाता है। बिजली बनाने के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। तो कोयले के अलग अलग यूज है, खाना पकाने से लेकर के इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बनाने तक में। और पहले रेल चलाने में भी इसका उपयोग किया जाता था। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है, अभी भी देखा जाए तो कोयले का कई डाइवर्स यूज है। और कोयला कार्बन का एक रूप है। अब इस बच्चे के दिमाग में एक सवाल है कि कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है। ये सवाल आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सवाल से एग्जाम बनाने वाले सवाल बना सकते हैं कि कोयला, हम कहते हैं ना कोयला हमें खदानों से मिलता है, कोल माइंस होते हैं, खदानों से प्राप्त होता है ना। उसको निकाला जाता है खदानों से। और कोयले के निर्माण की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। बहुत सालों के बाद एक खास कंडीशन में कोयले बनते हैं प्लांट से। तो जिस प्रक्रिया से, जिस हाउ की मैं बात कर रहा हूं, हाउ इस सवाल का जवाब है, जिस प्रक्रिया से वनस्पतियों से, प्लांट से एक खास कंडीशन में कोल बनता है, कोयले का निर्माण होता है, पादप से कोयले का निर्माण होता है, उस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। ये अभी का भी याद कर लो, ये पूछ सकते हैं हिंदी में। इसको कार्बनीकरण कहा जाता है। कार्बोनाइजेशन प्रोसेस स्लो प्रोसेस है, प्लांट से कोयले का निर्माण होता है। तो ये एक मोटा मोटी जवाब है इस बच्चे के दिमाग में जो चल रहा है। लेकिन अब इस जवाब में कुछ सोफिस्टिकेटेड पॉइंट भी आपके बुक में जिक्र किया गया है, जहां से क्वेश्चन बनाने वाले बनाते हैं क्वेश्चन। तो एक पॉइंट जो आप ये देखो, ये लिखा है कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व, 300 मिलियन, आप समझ रहे हो कितना बड़ा समय अंतराल है। 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी की निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। ये कहानी आप बताई जा रही है कोयले की, कैसे कार्बनाइजेशन होता है पृथ्वी के निचले क्षेत्र में। मतलब आप ऐसे समझ लो जो कि ये पृथ्वी है ना, कोई इलाका मान लो, और यहाँ पे प्लांट्स हैं, घने वन थे, ठीक है, रहने दो। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रोसेस के कारण या किसी और कारण से में भी ये वन मिट्टी के नीचे दब गए होंगे। कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये पेड़ पौधे टूट गए होंगे, और टूट करके ये बिखर गए होंगे, और ये फिर मिट्टी के नीचे दब गए होंगे। ऐसे छोड़ दिया गया होगा तो दब गए होंगे, ठीक है। और समय के साथ उनके ऊपर और अधिक मिट्टी की परत समय समय पर जमा होते रहेंगे, सालों साल लगता है इस प्रोसेस में। और अधिक मृदा जम जाने के कारण वो कंप्रेस हो गए होंगे। क्या बात हो रही है? बात ये हो रही है कि ये प्लांट है, कुछ हुआ, ये मिट्टी में दब गया, और मिट्टी में दब गया तो मिट्टी में दबे हुए इस अवशेष के ऊपर और मिट्टी के कण समय समय पर जमा होने लगा, जिसके कारण ये कंप्रेस हो गया। मतलब प्लांट जो पहले ऐसे था बिखरा हुआ, अब इसके ऊपर किसी चीज का दबाव आया तो ये और पास पास आ गए, कंप्रेस हो गया। आने दो, एक प्रोसेस ये हुआ, संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, ठीक है ना, और गहरे होते गए, उनका ताप बढ़ता गया, ताप बढ़ता गया, यानी हाई टेम्परेचर। अब देखो ये कंडीशन मिल गया। ये आपका प्रश्न है कि पेड़ पौधों से कोयला बनता है, तो किस कंडीशन में बनता है, ठीक है ना। सालों लगते, बहुत साल लगते बनने में, ठीक है, मिलियंस की बात हो रही है। तो हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये आपका क्वेश्चन है। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधों, सिर्फ पेड़ पौधों की बात हो रही है, पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए समय के साथ। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कोयला किससे बनता है, तो आप कहेंगे वनस्पतियों से बनता है, प्लांट से बनता है, ठीक बात है। प्रोसेस का नाम पूछे जाएगा तो आप कार्बोनाइजेशन बोलेंगे। कंडीशंस पूछा जाएगा तो हाई प्रेशर अलोंग विथ हाई टेम्परेचर, उसी से ये पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। और कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है, ये कार्बन का ही एक रूप है।
और मृत वनस्पति यानी डेड प्लांट के धीमे प्रकरण द्वारा कोयले में परिवर्तन की, ये धीमे प्रकरण द्वारा कोयले में बदलने की प्लांट की ये जो विधि है, ये कार्बनीकरण कहलाती है। तो ये लास्ट लाइन आप यहाँ पे देख लो, कार्बोनाइजेशन। तो यहां से आप 2-3 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सवाल नंबर 1, उस प्रोसेस का नाम क्या है जिस प्रोसेस से प्लांट से कोयला बनता है, तो उस प्रोसेस का नाम है कार्बनीकरण। दूसरा, वो कौन सा कंडीशन है जिससे प्लांट से कोयला बनता है, तो हाई प्रेशर अलोंग विथ हाई टेम्परेचर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये देखो लिखा हुआ अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, यही प्रश्न है। और क्या ये एनिमल से भी बनता नहीं, प्लांट बॉडी से बनता है, पेड़ पौधों के अवशेष से बनता है, ठीक है ना। इसकी कहानी है और ये आपको याद रख लेना है। मिलियंस ईयर्स अगो जो ये था, अब वही समय के साथ कोयले में कन्वर्ट हो गया। कार्बन का ये रूप है और इसकी अपनी कहानी है, और ये आपको समझना था तो समझ लिया। क्योंकि ये वनस्पति के अवशेष से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। हाँ ठीक है, जीवों के अवशेष से बनने वाला कोई भी ईंधन हो, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो या फिर कोयला हो, तो वनस्पति भी तो जीव ही था ना, और लिविंग ऑर्गेनिज्म ही था ना, तो इसको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और कोयले खदान से इसको निकाला जाता है, प्राप्त किया जाता है, क्योंकि हर जगह कोयला तो होता नहीं है, गिने चुने जगहों पर होते हैं। जहां पे होता है वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है और उसको अपना प्रोसेस करके यूटिलाइज किया जाता है। ये कोल माइन का एक छोटा सा पिक्चर आपको दिख रहा है। अलग अलग कोल माइंस है, भारत के कई राज्यों में कोयले के विशाल भंडार है, वहां से कोयले प्राप्त किए जाते हैं वगैरह वगैरह। एक और बात है कि हवा में जब आप कोयले को जलाते हो, कोयला जला सकते हैं, ईंधन के रूप में लोग यूज भी करते हैं, तो कोयला जलता है। और कोयला चूंकि कार्बन है, तो कार्बन के जलने से, हवा में जलने से, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलने से एक गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रदूषक गैस है और काफी ज्यादा मात्रा में निकलता है, इसीलिए कोयले को बहुत बढ़िया ईंधन तो नहीं कहा जाता है आज के टाइम में। लेकिन जब विकल्प इतना नहीं था, वैकल्पिक स्रोत हमारे पास उतने नहीं, तो उस टाइम में ये हमें बहुत, मानव जाति को बहुत हेल्प करता था। ठीक है जी। तो उद्योग में कोयले के प्रोसेसिंग से, देखो, कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल एंड कोल गैस। आज के टाइम में आप क्या बोलोगे, आज के टाइम में ये बोलोगे कि कोल, जिसे हम कोयला कहते हैं, इसके ऊपर कुछ प्रोसेस करके इससे कई उपयोगी पदार्थ बनाए जाते हैं, जिसमें कोक, कोल तार और कोल गैस है। देखो, ये याद कर लो, ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोयला है, कोयला कार्बन का एक रूप है, आप जानते हैं। कोयले को प्रोसेस करके आप क्या क्या बना सकते हो, एक तो आप कोक बना सकते हो, और ये कोयले का ठोस रूप हो गया। कोक को प्रोसेस, मतलब कोयले को प्रोसेस करके कोक बना लो तो ये ठोस है। अच्छा, कोयले को लिक्विड रूप में प्रोसेस करके ऐसा कुछ बनाया जाता है द्रव के रूप में, तो ये कोलतार है। सबके अपने अपने इंडस्ट्रियल यूज है, सबके अपने अपने कमर्शियल यूज है। और कोयले को प्रोसेस करके इसके गैसीय रूप में भी इसको बदला जा सकता है, जिसे हम कोल गैस कहते हैं। यानी ठोस, द्रव और गैस तीनों ही रूप उपलब्ध है, जिसमें से कोक को लगभग लगभग कोयले का शुद्ध रूप कहा जाता है। ये भी एक बार प्रश्न के रूप में पूछा गया था कोयले का। बाकी कोल तार का इस्तेमाल कहाँ होता है, थोड़ा सोचो। कोल गैस इंडस्ट्री में यूज होता है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पॉइंट जानना हमारा अगला काम है। इसका मतलब हमारा टारगेट अभी कोल में ही चल रहा है, हम कोल को ही पढ़ रहे हैं। और अभी इन तीनों को थोड़ा सा जान लेते हैं, जितना आपके बुक में जिक्र किया गया है। यानी कोयले का जो एक ठोस रूप होता है कोक, ये क्या है, कहाँ यूज हो सकता है, आमतौर पर ये 2 सवाल बनते हैं। कोल तार कहाँ यूज होता है, कोल गैस कहाँ यूज होता है। और कोक की बात करें तो कोयले का ठोस रूप है ना, ये कठोर होता है, पोरस होता है, सरंध्र होता है और काला पदार्थ है। अब ये बात जो यहां पे लिखी है ना, यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। ये एक प्रश्न है, ऑलमोस्ट, इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये पूछा गया है कि कोयले का लगभग शुद्ध रूप किसको कहा जाता है, तो कोक को कहा जाता है। और कोक का उपयोग, ये भी पूछा गया है, तो ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है। कोक का जो उपयोग होता है ना, स्टील इंडस्ट्री है ना, इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। यानी इंडस्ट्रियल यूज होता है कोक का। जो स्टील इंडस्ट्री है ना उसमें, और मेटल को जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना, अयस्कों से धातु को निकालते हैं ना, तो उस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये लाइन आपसे पूछा गया, औद्योगिक निर्माण, इस्पात के औद्योगिक निर्माण में
और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में, एक्सट्रैक्शन में कोक का यूज किया जाता है। तो कोक हो गया। दूसरा क्या था कोयले का लिक्विड फॉर्म, कोल तार। ये बेकार गंध वाला एक काला गाढ़ा द्रव होता है। इट्स ब्लैक थिक विथ अनप्लीजेंट स्मेल लिक्विड, मतलब इसमें गंध स्पष्ट मतलब अच्छी नहीं होती है। ठीक बात है। और कहते हैं कोल तार एक मिश्रण है, इसमें लगभग 200 पदार्थ हो सकते हैं, मोर देन 200। ये भी एक प्रश्न है कि कौन सा कोयले का ऐसा रूप है जिसको 200 पदार्थों का मिश्रण कहा जा सकता है, तो वो कोल तार है। और कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग इनपुट के रूप में, इनपुट रिसोर्स के रूप में, आरंभिक पदार्थ के रूप में, दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण तथा उद्योगों जैसे कि संश्लेषित रंग, सिंथेटिक डाई, दवाई, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफी सामग्री, छत्र निर्माण आदि में किया जाता है। और रोचक तथ्य यह है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाए जाने वाली जो नेप्थलीन की गोलियां होती है ना, ये भी कोल तार से प्राप्त होती है। तो इस स्लाइड में भी 2-3 सवाल है। पहला, कोल तार रोड बनाने में पहले यूज होता है, आजकल बिटुमिन का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो ठीक है। ये 200 से ज्यादा पदार्थों का एक मिश्रण है, अप्रिय गंध होता है। और नेप्थलीन की बॉल जो होती है ना, जो कपड़े में डाल देते हैं, कीट वीट को आने नहीं देता उस कपड़े में, या कीट भगाने के लिए, मौत भगाने के लिए यूज किया जाता है, उसको बनाने में भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी प्रश्न है। और बाकी डाई से लेकर के छत सामग्री तक, परफ्यूम से लेकर के एक्सप्लोसिव तक, इन सब को बनाने में, सिंथेटिक डाई, ड्रग्स, इन सब में कोल तार का इस्तेमाल इनपुट मटेरियल के तौर पर किया जाता है। ठीक है ना। और नेप्थलीन बॉल्स यहाँ पे चूंकि जिक्र किया गया है, तो ये दोनों तीनों इंफॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है कोल तार के संदर्भ में, तो इसको आप याद रखेंगे। कोक का कहाँ यूज होता है? स्टील उद्योग में और धातुओं के निष्कर्षण में। कोल तार परफ्यूम से लेकर के विस्फोटक बनाने में, और नेप्थलीन बॉल से लेकर के रोड सरफेसिंग में भी यूज होता है। और उसी में एक कंफ्यूजन ना हो, एक बात मैं आपको बता दूं कि आजकल रोड को सरफेसिंग करने के लिए कोल तार की जगह पे पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट होता है बिटुमिन, इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी पूछा जाता है। तो कोल तार भी यूज होता है, होता था। और रोड सरफेस बनाने के लिए आजकल बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। और बिटुमिन पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है, कोयलाकार नहीं है, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। तो ये याद रख लीजिएगा अलग से। ठीक है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब तीसरा क्या है? कोल गैस। क्योंकि अभी हम लोग कोक, कोल तार और कोल गैस तीनों की बात करें, तो कोयले के प्रोसेसेस द्वारा कोल गैस ऑब्टेन किया जाता है ना। जब कोयले पे प्रोसेस किया जाता है, अब उस प्रोसेस का अभी बहुत ज्यादा जिक्र नहीं किया गया, तो मैं भी उतना ज्यादा अभी नहीं ले जा रहा हूँ। जो बुक का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मैं बता दूं तो बता दूं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं अभी बताऊंगा, क्योंकि फिलहाल इस सिलेबस को कंट्रोल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार जब ये कंट्रोल हो जाए, फिर हम आगे की तरफ भी बढ़ सकते हैं, 9th-10th भी पढ़ सकते हैं, 11th-12th भी पढ़ सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप। सो कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय, जब कोयले से कोक बनता है ना, कोयले से ही कोक बनता है, तो उसी दौरान ये कोल गैस प्राप्त होता है। ये यहां पे लिखा हुआ है। और यह कोयला प्रोसेस संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो जहां पे कोक बनाया जाता है कोयले के प्रोसेसिंग से, वहां पे कोल गैस बना, और उसके आसपास जो इंडस्ट्री है, ये फ्यूल के रूप में हेल्प करता है उन इंडस्ट्री को। तो कोल गैस ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है। और एक इनपुट है, ये भी समझ लीजिए। कहते हैं लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में 10 साल बाद, लंदन हो गया ब्रिटेन, न्यूयॉर्क हो गया अमेरिका, तो 1810 में लंदन और 1820 में न्यूयॉर्क के आसपास कोल गैस का उपयोग पहली बार सड़कों पे रोशनी के लिए किया गया था। आज जिसके बारे में अभी मैंने बोला ना कि कोल गैस ईंधन के रूप में सप्लाई करता है, उद्योग को ईंधन प्रोवाइड करता है, पहली बार 1810 और 20 में अमेरिका और मतलब लंदन, ब्रिटेन और अमेरिका में लाइट के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था, समथिंग लाइक दिस। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय हीट के लिए, एनर्जी के लिए किया जाता है, ईंधन के लिए किया जाता है, ये भी सच है। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रख सकते हैं। क्या पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के रूप में कि कोल गैस का इस्तेमाल लाइट के लिए किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है।
अभी किया नहीं जा रहा है क्योंकि हमारे पास बेहतर विकल्प है लाइट के, तो अभी कोयले के पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो ये कोयले की कहानी है। अब इसी चैप्टर में कोयले के साथ साथ पेट्रोलियम की कहानी भी है, और पेट्रोलियम की कहानी कोयले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें और ज्यादा चीजें हैं। तो कोयले में तो थोड़ा कम चीजों को हमने पढ़ लिया, जितना था सब कुछ हमने पढ़ लिया। पेट्रोलियम को भी तो पढ़ना होगा। आपको पता है पेट्रोलियम के साथ मैंने एक विजुअल यहाँ पे लगा दिया है जानबूझ के, आपके एनसीईआरटी में ये विजुअल नहीं है, मैंने अपने तरफ से लगाया। ये लिखा हुआ है ऑयल, और इसके बगल में मैंने मतलब ये विजुअल मुझे जो दिखा है वो मुझे बेस्ट लगा है। उसके बगल में ना रियल गोल्ड का कुछ इनपुट रख दिया गया है। आपको पता है इसको काला सोना सोना कहते हैं। सोना जैसा महत्वपूर्ण लेकिन ये काला पदार्थ, ब्लैक गोल्ड इसको कहते हैं। खैर ये याद रखिएगा, कहीं मैंने देखा था क्वेश्चन के रूप में आया था। आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग वाहनों में, स्वचालित ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है, मोटरसाइकिल, कार, ये सब आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं। भारी मोटर जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल का उपयोग किया जाता है आमतौर पर। तो डीजल हो या पेट्रोल हो या केरोसिन हो, ये पेट्रोलियम के ही प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम को हम कहते हैं क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। जब उसे निकाला जाता है ना बेसिन से, तो उसको प्रोसेस करके रिफाइनरी में कई प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो क्रूड ऑयल जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं, उससे डीजल भी आता है, उससे पेट्रोल भी आता है, उससे केरोसिन भी आता है, और भी प्रोडक्ट आते हैं। 6-7 प्रोडक्ट का लिस्ट मैं आपको अभी दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो डीजल भी पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। तो ये डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब पेट्रोलियम के ही प्रोडक्ट है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक लिस्ट में आपको यहाँ पे दिखा दूं क्या क्या बनता है पेट्रोलियम से। ये देखो, रिफाइनरी में जब क्रूड ऑयल आता है ना, तो वहां से क्या क्या निकलता है। देखो पेट्रोलियम के कंपोनेंट में क्या है, एलपीजी, याद रखो, प्रश्न बनते हैं। एलपीजी इंग्लिश में भी है ना, हाँ, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हम घरेलू कुकिंग गैस के रूप में यूज करते हैं ना, या कहीं इंडस्ट्री में भी यूज हो सकता है। तो पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है। फिर पेट्रोल है और मिट्टी तेल है। तो एलपीजी, पेट्रोल, केरोसिन, ये तीनों पेट्रोलियम के प्रोडक्ट है। पेट्रोल का कहाँ यूज है बताने की जरूरत नहीं है। मिट्टी तेल कहाँ यूज किया जाता है, केरोसिन, ये भी बताने की जरूरत नहीं है ना। तीन तो ये हो गया, और चार यहाँ पे दिख रहा है, टोटल 7 प्रोडक्ट है। डीजल भी इसी का है। भारी वाहनों को, ट्रक बस को चलाने के लिए डीजल, और छोटे वाहनों के लिए पेट्रोल का यूज होता है, खूब यूज होता है। इसके अलावा डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और एलपीजी, ये तो मुझे लगता है सबको पता होगा। लेकिन लुब्रिकेटिंग ऑयल, जिसको हम स्नेहक तेल कहते हैं, और चिकनाई वाले मटेरियल के तौर पर या स्नेहन के लिए इसका इस्तेमाल गाड़ियों से लेकर के इंजनों में किया जाता है, ये भी लुब्रिकेटिंग ऑयल पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है। एक होता है पैराफिन वैक्स, ये सब याद रखना है। पैराफिन वैक्स जो है ना, इससे वेसलीन बनाया जा सकता है, कैंडल बनाया जा सकता है, मरहम बनाया जा सकता है। तो ये भी पेट्रोलियम के प्रोडक्ट है। और बिटुमिन, जो अभी अभी मैंने वो बोला कि रोड सरफेस बनाने के लिए आजकल, ये वाला था ना लिस्ट जो दिखाया था आपको, कि कोल तार के बदले में बिटुमिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये वाला जो दिखाया था, ये भी तो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट है। टोटल 7 प्रोडक्ट है। लिखो तो पेट्रोलियम के कौन कौन से प्रोडक्ट मैंने अभी आपको बोला है, अभी के अभी याद करो। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, एलपीजी, ये तो सबको पता है। लेकिन लुब्रिकेटिंग ऑयल, इसके अलावा बिटुमिन, और इसके अलावा पैराफिन वैक्स, ये 3 और चीजें हैं जो क्रूड ऑयल से प्राप्त होते हैं, जो महत्वपूर्ण है, और इन सबके अपने यूज भी है। तो इसके यूज से भी प्रश्न पूछ देंगे, और ये पेट्रोलियम के प्रोडक्ट है कि नहीं है, इससे अगर कुछ प्रश्न आएगा तो आप आराम से कैरी कर सकते हैं। मुझे लगता है आप जानते हैं इसके बारे में। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कहते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ना, अभी वही बात है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, पेट्रोलियम से खास करके, और उसके अलावा कुछ केमिकल्स भी आते हैं। तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं, और इनका अपना इकोनॉमिक्स है। इन केमिकल्स को पेट्रो रसायन कहा जाता है। पेट्रोकेमिकल्स आपने सुना होगा, बहुत सारी कंपनियां इसमें काम करती है। इनका उपयोग डिटर्जेंट बनाने, फाइबर बनाने, नायलॉन, एक्रेलिक, जो पॉली फाइबर होते हैं, पॉलिस्टर जैसे फाइबर होते हैं, सिंथेटिक फाइबर, उसमें पॉलीथीन बनाने, या अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के उद्योग में किया जाता है पेट्रोकेमिकल्स का।
प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग फर्टिलाइजर्स यानी यूरिया के उत्पादन में किया जाता है। दिस इज द नोट। नेचुरल गैस जो होता है ये भी एक ईंधन है, पेट्रोलियम के कुएं से जहां से ये प्राप्त होता है ना, वहीं से ये भी प्राप्त होता है। तो प्राकृतिक गैस से जो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है, इसका उपयोग यूरिया के निर्माण में उत्पादन में किया जाता है। ये एक प्रश्न बन सकता है, ये याद रखिएगा। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं, ये पहले ही बता दिया था मैंने। हाँ जी, ब्लैक गोल्ड इसी को कहते हैं, ये आ गया ना। ये लाइन आप एक तरीके से वैलिडेट हो गया। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। तो यू कैन लर्न दिस, ठीक है। अच्छा, अब ये जैसे कोयला कैसे बनता है ये प्रश्न था ना, अब ये भी प्रश्न है कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म? तो पेट्रोलियम निर्माण में भी मिलियन बिलियन वर्ष लग जाते हैं, तो ये भी इतना आसान नहीं है बनना। और ये समुद्री बेसिन में यूजुअली बनते हैं, ठीक है। 300-400 मिलियन साल पहले, देखो ये समुद्री जीव है, दिख रहा है ये कुछ विजुअल, और 50 से 100 मिलियन वर्ष बाद कुछ ऐसा हुआ, और प्रेजेंट में कुछ ऐसा हुआ, और इसी से ड्रिल करके आप तेल निकालते हैं। मैं इसकी कहानी बताता हूँ क्या है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है, समुद्री जीवों से। ये जो विजुअल है ना, ये समुद्री जीवों का सांकेतिक उदाहरण है। समुद्र में रहने वाले बहुत सारे एनिमल होते हैं जो समंदर के अंदर रहते हैं, कुछ प्लांट भी होते हैं। ये जीव जो समंदर के अंदर है, ये जब मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेदी में जम के, मतलब जाकर जमा हो गए। ये समंदर है ना, समंदर का तो बड़ा लेयर होता है, मतलब बहुत गहराई में है। तो ये जो इसके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कभी ना कभी समय के साथ इसका इंतकाल हुआ होगा, है ना, देहांत हुआ होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे इसके बॉडी जमा हो गए, ठीक है, नीचे। फिर रेत मिट्टी की तहे द्वारा, मतलब और भी चीजें इसके ऊपर आने लगी, और ये जैसे कोयले वाले में नहीं देखा था, तो ये समंदर में ही हो रहा है, ये ढक गए, ठीक है, जीवों के अवशेष है ये, इसलिए तो इसको भी जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति में फिर से वही कंडीशन जो कोयले में था, उच्च ताप और उच्च दाब ने इन मृत जीवों को कुछ ऐसे प्रोडक्ट में बदल दिया जो पेट्रोलियम के नाम से जाना जाता है। कुछ पेट्रोलियम हो गया और कुछ नेचुरल गैस हो गया, इसमें ये बदल गया, ठीक है ना। तो ये भी जो बना है, ये समंदर में बना है और डेड समुद्री जीवों से बना है, ठीक है। ये चित्र देखिए, और इन चित्र को देखो आप, खास करके ये देखो चित्र 5.4 देखिए, जो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के भंडार को दिखाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों है? याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होते। मतलब एक बात है, ये पेट्रोलियम का कुआं है, जैसे ये वाला पिक्चर दिखाया था ना, ये यहीं से निकाला जाता है पेट्रोलियम को, बेसिन से, ठीक है। मान लो ये कुआं दिखाया गया है, तो इस कुएं में ये चट्टान है, रिजर्व चट्टान। अब यहां जो आपको दिख रहा है ना नीचे की तरफ, ये पानी है, पानी भी होता है इसमें, समंदर की बात हो रही है, तो ये पानी है। इस पानी के ऊपर है पेट्रोलियम, ऑयल, ये है ऑयल, और ऑयल के ऊपर गैस है, नेचुरल गैस। इसका मतलब है कि सबसे भारी क्या हो गया, डेंसिटी पानी की ज्यादा होगी, फिर ऑयल की, और हल्का सबसे क्या है, गैस। तो जो हल्का है ये ऊपर है, और उससे भारी बीच में, और सबसे भारी पानी नीचे है। तो पानी से ज्यादा, मतलब पानी से कम डेंसिटी ऑयल की होती है, पेट्रोलियम की होती है, पानी नीचे होता है। ये भी एक तथ्य है, याद रखिएगा। और ये आपस में मिलते नहीं है, तो इनका एक सेपरेट लेयर होता है एक तरीके से। तो यही बात यहाँ पे रखा हुआ है, लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं कि गैस की परत, जल की परत, मतलब तेल की भी परत, तेल से ऊपर गैस, पानी सबसे नीचे, इसके ऊपर ऑयल, और सबसे ऊपर गैस, ठीक है, नेचुरल गैस। तो पहले गैस निकाला जाता है, फिर ऑयल एंड वाटर की जरूरत नहीं होती है। और तेल गैस ये सब देखा जाए तो पानी से हल्के होते हैं, और ये मिश्रित भी नहीं होते, तो इनका एक सेपरेट लेयर बना होता है। दैट इज द केस, ये याद रखना है।
और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये सब एक प्रश्न के रूप में आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है जी, एक इंपॉर्टेंट इनपुट है आपके लिए, इसको भी देख लीजिए। नोट में मैं आपको बता दूं कि विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में ड्रिल किया गया था। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया यूएसए इन 1859। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। कहाँ गया ये? हाँ जी। और इसके 8 वर्ष बाद यानी 1867 में 1867 में असम के माकुम, इस जगह का नाम याद रखिए, अमेरिका में पेंसिल्वेनिया और असम के माकुम भारत नामक स्थान पर तेल का पता चला। और भारत में तेल जो है ना, क्रूड ऑयल, असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है, जिसको हम ऐसे केजी बेसिन कहते हैं। तो असम, गुजरात, बॉम्बे हाई, केजी बेसिन, ये सब भारत में तेल के भंडार के लिए महत्वपूर्ण जगह है, आपको शायद पता होगा। और माकुम जगह वो जगह है जहां पे पहले भारत में तेल का पता चला था, और पेंसिल्वेनिया में तेल के कुएं का ड्रिल पहली बार किया गया था अमेरिका में 1859 में। ठीक है, चलो ये हमने देखा तेल जो होता है, जिस चीज को अभी मैं तेल बोल रहा हूं, ये क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल जिसको कहा जाता है, पेट्रोलियम यही है ना। तो इसको फिर निकाल के ना रिफाइनरी में भेजा जाता है। बहुत सारी रिफाइनरी है, आपने सुना होगा कि ये पेट्रोलियम गुजरात के जामनगर में रिफाइनरी है ना, बिहार के बरौनी में रिफाइनरी है ना। तो ये रिफाइनरी क्या है, यहाँ पे क्रूड ऑयल आते हैं और इसको प्रोसेस करके बहुत सारे प्रोडक्ट, जो अभी मैं वो 7 लिस्ट बता रहा था ना, डीजल भी बनते हैं, एलपीजी भी बनते हैं, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो पेट्रोलियम जो जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं ना, ये एक गहरे रंग का तेलीय द्रव है, इसकी गंध अजीब होती है और इसके कंपोनेंट्स बहुत सारे, पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस, डीजल, पेट्रोल, लुब्रिकेटिंग, पैराफिन वैक्स, ये पूरा लिस्ट मैंने आपको बता दिया। इन सब में ये मिश्रित होते हैं और पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को इससे अलग करने के लिए रिफाइनरिंग प्रोसेस का सहारा लिया जाता है, परिष्करण किया जाता है, इसी को परिष्करण कहते हैं। और ये कार्य रिफाइनरी में ही होता है। सो ये देखो लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। यानी रिफाइनिंग वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल से एलपीजी भी प्राप्त करते हैं, डीजल पेट्रोल भी, डीजल केरोसिन भी प्राप्त करते हैं, या पैराफिन वैक्स भी प्राप्त करते हैं। तो ये रिफाइनरी में बहुत बड़ा इंडस्ट्री है ये भारत में भी, तो उसमें ये काम किया जाता है। तो सिर्फ पेट्रोलियम निकाल लेना काफी नहीं है, उसको प्रोसेस कैसे करोगे, वो भी तो टेक्नोलॉजी आपके पास होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ भारत के पास बहुत क्रूड ऑयल नहीं है, रिसोर्स में कमी है। भारत ज्यादातर क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाता है, लेकिन अपने रिफाइनरी पावर की बदौलत प्रोसेस करके ये बेचता भी है पेट्रोल, है ना, पेट्रोल डीजल ये सब जो है ना, अपने अड़ोस पड़ोस के देशों को बेचता भी है, निर्यातक भी है ना। इंटरेस्टिंग, इस टेक्नोलॉजी की बदौलत। वो अभी ज्योग्राफी की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो साइंस की बात करें तो अभी फिलहाल साइंस के ऊपर ही बात करेंगे। और ये सब पेट्रोलियम के प्रोडक्ट है, ये याद रखना है। और ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी पेट्रोलियम की कहानी में। तो मुझे लगता है ये सिर्फ सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया, लेकिन कुछ प्रश्न मैं अभी करवाऊंगा तो और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। पर आगे बढ़ने से पहले मैं पूछूंगा आपसे कि क्या आपने चैनल सब्सक्राइब किया? अगर हाँ तो बहुत बहुत अच्छा काम किया, नहीं किया तो कर लो, रिक्वेस्ट, करो करो करो, सब्सक्राइब करना है। और सेशन लाइक किया, हाँ तो फिर से कहूंगा मैं धन्यवाद, नहीं किया तो भी धन्यवाद, क्योंकि लाइक तो करना ही है आपको। आप लाइक करो, आप चैनल को शेयर कर सकते हो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, समझ लो ये बहुत जरूरी है इस चैनल के लिए, ठीक है ना। तो आप कर लो इसको, ठीक है, रिक्वेस्ट है। तो अब एक पहला प्रश्न है, इसका देखो तो जवाब क्या हो सकता है। विभिन्न पदार्थ जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वेरियस कंपोनेंट्स या वेरियस मटेरियल व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्स, ये तो बड़ा आसान है, इसमें से नेचुरल रिसोर्स कौन सा नहीं है। तो खनिज, वाटर, सॉइल, प्लास्टिक, कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसको हम बनाते हैं प्रोसेस करके, ये नेचुरल नहीं है कम से कम, तो प्लास्टिक ही है, ये नेचुरल नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि वायु एक प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स है हवा, ठीक है, और ये मानवीय गतिविधियों से समाप्त नहीं हो सकती, इनएग्जॉस्टेबल है, ये जानते हैं, अक्षय प्राकृतिक संसाधन के रूप में जानी जाती है हवा, ठीक है। अब पूछा यह जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक अन्य अक्षय प्राकृतिक संसाधन
कौन सा है, मतलब इनमें से और एक कौन सा है जो इनएग्जॉस्टेबल है, जो खत्म नहीं हो सकता, आप अपने हिसाब से यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। कोयला खत्म होगा, ये हो नहीं सकता है, पेट्रोलियम भी, मिनरल्स भी, सनलाइट जितना करना है करो ना यूज, खत्म नहीं होगा। तो इसका आंसर सी विकल्प के साथ होगा। होपफुली आपने ये आंसर दिया होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का एक पेयर है, मतलब वही बात, जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कौन सा है, ठीक है, जो सबसे सही आंसर है वो बता दीजिए, जो एग्जॉस्ट हो जाएगा, कहीं ना कभी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए एग्जॉस्टेबल का, अभी मैंने एक लिस्ट बताया था आपको, और मैंने बोला था कि ये ध्यान से याद रखिएगा कि ये कभी कभी कंफ्यूजन, आप बहुत लोगों को यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे ये तो हो नहीं सकता है, बी तो चलो मैंने काट ही दिया। अब पेट्रोलियम के कारण ये नहीं हो सकता है, अब कोयला है तो ये भी नहीं हो सकता है, तो फिर बचा क्या, वन्य जीव और खनिज। वैसे लिस्ट जो मैंने शुरू के स्लाइड में आपको बताया था, उसमें वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, फॉरेस्ट, और किसका जिक्र किया गया था, पेट्रोल, कोयला, ये सब जिक्र किया गया था। तो समाप्त होने वाले संसाधनों का बेस्ट विकल्प जी विकल्प के साथ लॉक किया जाएगा, सो डोंट बी कंफ्यूज। इसके अलावा चौथा प्रश्न आपके सामने अभी स्क्रीन पे दिख रहा है कि उद्योगों में उपयोगी उत्पाद प्राप्त करने के लिए कोयले का प्रोसेसिंग किया जाता है। हाँ, कोयले से 3 प्रोडक्ट बनता है ना, अभी बोला था ना, और उसका कहाँ कहाँ यूज होता है ये भी बोला था। आप सोचो, अब आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद कोयले से प्राप्त नहीं होगा। क्या कोक कोयले से नहीं मिलेगा, कोल तार नहीं मिलेगा, कोल गैस, या सीएनजी अलग चीज है, इसमें से कोई एक आंसर आपको बताना है। तो कोयले के प्रोसेसिंग से 3 प्रोडक्ट हमें मिलता है, जिसकी बात अभी हमने की है, और उसका नाम है सॉलिड में कोक, लिक्विड में कोल तार, और गैस में कोल गैस, यानी सीएनजी का कोयले से कोई लिंक इस तरीके से नहीं है। तो सीएनजी आपको उससे नहीं मिलेगा, इसलिए तो नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस अभी पढ़ा ना, तो सीएनजी को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। समाप्त होने वाले प्राकृतिक स्रोत, ये इजी प्रश्न है, 5वां है या 6ठा है, जो भी है, आई थिंक 5वां है। जो देखो, ये हिंदी वाला और इंग्लिश वाला क्वेश्चन अलग अलग हो गए, चलो कोई नहीं, अभी दोनों कर लेंगे। कहा गया, हाँ सॉरी, हाँ ये स्लाइड चेंज हो गया था, अब ठीक है। समाप्त, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स क्या है, जो समाप्त हो जाएंगे, मात्रा में असीमित तो हो नहीं सकता, अनलिमिटेड तो हो नहीं सकता, लिमिटेड होगा तभी तो ये समाप्त हो जाएगा, ये लिमिटेड मात्रा में, सी आंसर हो जाएगा, ये बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं है। मृत वनस्पति के कार्बनीकरण से कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है, कार्बोनाइजेशन याद है आपको, वनस्पति के कार्बोनाइजेशन से जो पदार्थ प्राप्त होता है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर जा रहा है, और जल्दी से कार्बोनाइजेशन शब्द को देखते ही टिक करो आंसर, और आंसर इसका हो जाएगा कोयला, कोयला, कोयला। पेट्रोलियम का निर्माण उन जीवों से हुआ जिनका आवास, मतलब पेट्रोलियम कहां बना, कहां से क्रूड ऑयल निकाला जाता है, मिट्टी से, पेड़ पौधे, या समंदर या चट्टान, मतलब जिस चीज से पेट्रोलियम बना ना, वो जीव कहाँ रहते थे, मिट्टी में, पेड़ पौधों पे, किसी चट्टान में, या समंदर में। तो पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल बेसिन, समंदर, समंदर में ही तो ये जीव रहते थे, ये मरे, फिर इसके ऊपर प्रोसेस हुआ, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में पेट्रोलियम बना। तो ये 7वां प्रश्न है, ठीक है। तो कुछ प्रश्नों के जरिए हमने थोड़ा सा और भी पॉइंट क्लियर कर लिया है, और प्रश्न तो लगातार हम लोग करते रहेंगे आगे भी, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले अच्छे से समझ लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन इसका दूसरा पार्ट भी है, 2 पार्ट में मैं करवाऊंगा, अगले पार्ट में खत्म हो जाएगा चैप्टर, तो नेक्स्ट पार्ट अगली क्लास में आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग फिर से, मतलब सब्सक्राइब जिन्होंने कर लिया उनको नहीं बोल रहा हूँ, जिन्होंने नहीं किया, और लाइक शेयर जरूर करते रहना। फिलहाल के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में, ओके बाय बाय।